Hello everyone, this is the third video of the chapter Molecular Basis of Inheritance. Molecular Basis of Inheritance चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने डीएनए के बारे में इंट्रोडक्शन डीएनए का और जो जेनेटिक्स है इनहेरिटेंस है उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होता है, आरएनए के बारे में और डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, उसका स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डीएनए, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डीएनए की पैकेजिंग मतलब पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स या जो क्रोमैटिन है न्यूक्लियस में वो किस तरीके से पैकेज होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल में, उसको हम लोग देखेंगे। नाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, हेलिक्स मतलब स्ट्रैंड्स, मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं उनकी पैकेजिंग किस तरह से होती है, इस वीडियो में हमको ये पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल को लेके चलते हैं, दैट इज़ इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से डीएनए पैकेज होता है। तो देखो डीएनए जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। दैट मीन्स डीएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल बट इट इज़ नॉट स्कैटर्ड। ये मतलब पूरी सेल में फैला नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर पोर्शन में वो सेंट्रलाइज रहता है, एक जगह पे रहता है, कंडेंस फॉर्म में रहता है, डिटरमाइंड रहता है। निगेटिवली चार्ज डीएनए, ये हम लोग को पता है कि डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए एसिडिक नेचर का होता है और निगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड, जब फॉस्फेट ग्रुप होता है उसकी वजह से उस पर निगेटिव चार्ज होता है पूरे डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड चेन है। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं विच आर हेल्ड बाय सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। दैट मीन्स अगर डीएनए का हेलिक्स जो है, जो निगेटिवली चार्ज हेलिक्स है, अगर उसको हमें कंडेंस करना है, उसको हमें एक पर्टिकुलर रीजन में स्टोर करना है तो हमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ वो निगेटिवली चार्ज डीएनए एक पर्टिकुलर पोर्शन में प्रोकैरियोटिक सेल में, एक साइटोप्लाज्म में, एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। दैट क्रोमैटिन और दैट पोर्शन इज नोन एज न्यूक्लियोइड, इसलिए न्यूक्लियोइड बोलते हैं। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। अब जो डीएनए देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 350 माइक्रोन। अगर डीएनए पूरा अनवाइंड होगा, सर्कुलर होगा, अनफोल्डेड क्रोमोसोम होगा प्रोकैरियोट में, तो वो 350 माइक्रोन का होगा। और जब वो इस तरीके के लूप बना लेगा, जैसे यहाँ पे हमको लूप दिख रहे हैं, ये इस तरीके से लूप्स बना रहता है, तो ये सिर्फ 30 माइक्रोन का हो जाता है। ठीक है, फोल्डेड क्रोमोसोम है, इसमें 40 to 50 लूप्स बन जाते हैं और ये 30 माइक्रोन का साइज का हो जाता है। देन ये फर्दर फिर सुपर क्वाइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम बन जाता है और ज़्यादा सुपर क्वाइलिंग हो जाती है और ये 30 माइक्रोन से घट के 2 माइक्रोन की स्पेस का ले लेता है। ठीक है, तो ये छोटा हो गया। देन इसके बाद डीएनए जो होता है फर्दर, जब उसको डीएनए की ज़रूरत होगी, जब उसको ओपन होगा तो पर्टिकुलर पोर्शन पे ओपन होगा और जब उसको ओपन नहीं होना होगा तो ओपन नहीं होगा। मतलब बेसिकली हमें इतना पोर्शन देखना है कि जो ये डीएनए है ये 350 माइक्रोन से 30 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक डायमीटर, मतलब उसमें स्पेस में आ जाता है। एंड ईच लूप, जितने भी लूप हैं वो इंडिपेंडेंटली सुपर क्वाइल्ड हैं। इन केस किसी भी लूप की, किसी भी जीन की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो अनवाइंड होगा और वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कर सकेगा। ठीक है, तो अनवाइंडिंग डीएनए की इस फैशन में होती है कि वो किसी दूसरे पोर्शन पर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, ये तो हो गया डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में। अब हम बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स में। जो यूकैरियोटिक सेल हैं, जो हम लोग हैं, या जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक्सेप्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को छोड़ करके इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी यूकैरियोटिक हैं। और यूकैरियोट्स में डीएनए किस तरीके से वाइंड होता है, तो पहले हम राइट साइड में बहुत ही सुंदर सा एक फिगर है, बहुत ही सुंदर सा एक डायग्राम है, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। देखो वुडक ने सबसे पहले ये देखा था क्रोमेटिन जो होता है वो रिपीटिंग पैटर्न ऑफ बॉडीज से मिलके बनना होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। दैट मीन्स कि जो क्रोमेटिन है वो बहुत ही छोटी छोटी दूर पे न्यूक्लियोसोम लाइक बॉडीज से मिलके बना होता है। और न्यूक्लियोसोम क्या होता है, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए का स्ट्रैंड खुद निगेटिवली चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, डीएनए का स्ट्रैंड निगेटिवली चार्ज है और वो पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स जो कि हिस्टोन्स है, हिस्टोन्स का नाम यहाँ पे बहुत फेमस है, याद रखिएगा। हिस्टोन्स वो प्रोटीन होती हैं जो बेसिक होती हैं और पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। और क्यों बेसिक होती हैं, क्यों पॉजिटिवली चार्ज होती है, बिकॉज इट इज़ रिच इन
बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये दो लाइसिन और आर्जिनिन रिच प्रोटीन होती है, इसलिए बेसिक होती है और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है। हिस्टोन और ऑर्गेनाइज्ड, हिस्टोन की जो यूनिट्स हैं, छोटे छोटे हिस्टोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इट इज़ अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल जो हैं हिस्टोन के, वो एक ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर में 8 होते हैं, जो यहाँ पे देखो दिया गया है H2A, H2B, H3 और H4, ईच 1 into 2, मतलब हर किसी की 2 यूनिट है, मतलब H2A की 2 यूनिट, H2B की 2 यूनिट, H3 की 2 यूनिट, H4 की 2 यूनिट। ये बनता है कोर डीएनए, जो बीच का रीजन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, ये 4 का मिल करके ये 2 यूनिट होती है, टोटल 8 का कोर होता है। इनके ऊपर ये रैप्ड डीएनए आपको दिख रहा होगा, ये जो डीएनए रैप हो रहा है, ये दिस इज रैप्ड डीएनए, ये जो है ये रैप्ड डीएनए है। और इसके बाहर ये जो प्रोटीन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये H1 हिस्टोन है, ठीक है, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है, ये अलग यूनिट होती है जो बाहर से उसको क्लिप करती है। तो ये जो इतना पोर्शन है जो अभी हमने देखा कि एक ऑक्टामर है, दैट पोर्शन इज नोन है न्यूक्लियोसोम, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, जिसमें एक ऑक्टामेरिक बीच में प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, रैप्ड डीएनए होता है और उसके ऊपर H1 हिस्टोन होता है। दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच का जो डीएनए होता है दैट इज अ लिंकर डीएनए। ये लिंकर डीएनए, जैसे ऊपर आप फिगर में भी देखो तो यहाँ पे आपको लिंकर डीएनए दिख रहा है, ये लिंकर डीएनए है। एक न्यूक्लियोसोम ये है, जो न्यूक्लियोसोम ये दिया है, और एक न्यूक्लियोसोम ये है, इन दो के बीच का जो डीएनए होता है ये लिंकर डीएनए होता है। और जो डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैप होता है वो रैप्ड डीएनए होता है। तो फिलहाल हम आगे देखते हैं, जो निगेटिवली चार्ज डीएनए है वो रैप्ड होता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। दैट मीन्स ये जो अलग से ये डायग्राम दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। तो दैट मीन्स अब ये समझ गए होंगे आप लोग। नाउ न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन, और न्यूक्लियोसोम मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टुगेदरली, दैट इज नोन एज क्रोमैटिन। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप ऊपर फिगर में देखिए राइट साइड में, सबसे पहले इसमें आपको दिख रहा होगा ये आपको पूरा डीएनए है, ठीक है। डीएनए कलर चेंज कर लेते हैं फिर हम बताते हैं। हाँ, ये आपका पूरा डबल हेलिकल डीएनए है जो आपको दिखता है एग्जैक्टली ATGC, जो इससे पहले हम लोग 2 वीडियोस में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। ये बेसेस हैं, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा उसमें देखते हैं, इसको जूम आउट करते हैं तो देखिए ये डीएनए है, ये इस तरह का डीएनए है, और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये रैप होता है हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर और ये बन जाता है एक न्यूक्लियोसोम। दिस इज 1 न्यूक्लियोसोम। ऐसे ही थोड़ी दूर पे फिर लिंकर डीएनए के बाद न्यूक्लियोसोम होगा रैप डीएनए, फिर लिंकर डीएनए के बाद रैप डीएनए, फिर लिंकर डीएनए के बाद रैप डीएनए, फिर लिंकर डीएनए रैप डीएनए। तो मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके आपको ब्लॉक्स दिखेंगे, दैट मीन्स न्यूक्लियोसोम्स आपको दिखेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इसको कहते हैं बीट्स ऑन अ स्ट्रिंज स्ट्रक्चर। ये आपने पढ़ा होगा या अभी आप आगे भी देखेंगे, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंज। स्ट्रिंज मतलब धागा, धागे के ऊपर जैसे बीट्स, मतलब जिस तरीके से माला में धागे के ऊपर मोती पिरोए जाते हैं उसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको बीट्स दिखेंगे और एक धागे पे, तो इसको बोलते हैं बीट्स ऑन अ स्ट्रिंज स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे न्यूक्लियोसोम आपको दिख रहे हैं, ठीक है, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंज है। और इसके बाद ये और ज़्यादा अगर जूम इन जूम आउट करें तो आपको दिखेगा इस तरीके से एक दूसरे पे रैप होते चले आते हैं ये पूरा डीएनए। ये यहाँ पे देखो सुपर क्वाइल्ड हो रहा है, देन इसको और छोटे देखिए वो और सुपर कंडेंस होकर के फिर थ्रेड बनाएगा और सुपर कंडेंस्ड होकर के देखो फर्दर ये लूपिंग हो रही है और लूपिंग करके अब ये है आपका जो क्रोमोसोम। तो इतना आपने देखा, इसको एक बार हम रफ कर लेते हैं, फिर से आपको समझा देते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जो डीएनए है वो किस तरीके से कंडेंस और सुपर कंडेंस होता है। अब हम उल्टा चलते हैं, ठीक है, अब हम अनवाइंडिंग चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्रोमोसोम्स हैं, जो हम लोग 46 क्रोमोसोम जानते हैं कि एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन क्रोमोसोम को जब हम खोलते हैं, ये क्रोमोसोम खुलेगा, ये अनवाइंड हुआ ये लूप, फिर फर्दर वो लूप और अनवाइंड किया तो और अनवाइंड हुआ, फिर देन उसको अनवाइंड किया तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखा, देन फिर और अनवाइंड हुआ तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखा, फाइनली आपको फिर बीड ऑन स्ट्रिंज स्ट्रक्चर दिखा जिसमें कई न्यूक्लियोसोम्स डीएनए के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूर पे पाए जाते हैं।
देन और जो उस डीएनए को भी अनवाइंड करेंगे, जो अनरैप्ड करेंगे, तब आपको ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स आपको दिखेगा। तो आपको इससे एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से एक डीएनए के अंदर ये मतलब एक डीएनए जो होता है क्रोमोसोम के अंदर किस तरीके से कंडेंस और सुपर कंडेंस हो करके वो फिट होता है। तो बहुत ही सरप्राइजिंगली बात ये बता दें कि जैसे ये हमने एक डॉट बनाया, मतलब एक बहुत ही समझो एक बहुत छोटा सा डॉट, उससे भी छोटी होती है सेल, और एक सिंगल सेल के अंदर अगर हम डीएनए की लेंथ देखें तो 2.2 मीटर का डीएनए एक सेल के अंदर होता है, उस सेल के अंदर जो एक डॉट के बराबर है और जिसको हम लोग नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि 2.2 मीटर का डीएनए एक सिंगल सेल के अंदर होता है। बट इट इज़ राइट, इट इज़ करेक्ट। और इसको हम लोग बाद में इसको कैलकुलेट करके भी हम आपको बताएंगे। नाउ अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस तरीके से पैकेजिंग हुई थी। जो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंज स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन में, वो फर्दर पैक्ड होता है और कंडेंस होता है और फॉर्म करता है क्रोमेटिन फाइबर्स, जो फिर फर्दर कॉइल होकर के कंडेंस हो जाते हैं। और जब सेल डिवीजन में मेटाफेज स्टेज आती है, आपको सेल डिवीजन पता होगा जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस होता है। तो उसमें मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कंडेंस फॉर्म में होते हैं, जो फाइबर्स, वो क्या दिखते हैं आपको, क्रोमोसोम्स। मतलब जनरली हम लोग सेल डिवीजन में प्रोफेज में देख लेते हैं कि प्रोफेज के एंड में और मेटाफेज के स्टार्टिंग में ही जो क्रोमेटिन फाइबर है वो वो मतलब कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम्स दिखते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। द पैकेजिंग ऑफ डी क्रोमेटिन एट हायर लेवल, अगर और ज़्यादा सुपर कंडेंस करते हैं, मतलब फर्दर डीएनए, तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच होकर के वो न्यूट्रल हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। बट उसको और फर्दर कॉइलिंग के लिए कुछ और प्रोटीन्स की, कुछ और सेट ऑफ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम NHC प्रोटीन बोलते हैं या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं। दैट मीन्स वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती हैं, लेकिन जो दूसरी प्रोटीन होती हैं वो फर्दर डीएनए को सुपर कंडेंस करने में हेल्प करती हैं, क्रोमेटिन को कंडेंस करने में हेल्प करती है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पे आपने देखा है कि क्रोमेटिन जो होता है वो डेंसली पैक्ड होता है और डार्कली स्टेन्ड होता है। अगर मतलब उसको स्टेन करेंगे डाई से तो डार्कली स्टेन्ड होगा और वो बनाएगा हेट्रोक्रोमेटिन। जैसे सपोज कि जैसे ये क्रोमेटिन है, कहीं पे ये ऐसे डार्क हो गया, फिर है कहीं पे फिर डार्क हो गया, फिर इसे फिर डार्क हो गया, मतलब कहीं पे ज़्यादा कंडेंस्ड है, और अगर हम उसको स्टेन करेंगे तो वो और हाई मतलब डार्कली स्टेन्ड होगा वो पोर्शन। तो जनरली हमने ये देखा है कि जो डार्कली स्टेन्ड पोर्शन होते हैं, जो हाईली कंडेंस्ड पोर्शन होते हैं क्रोमेटिन के, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव का मतलब है कि वो फर्दर उनमें जो जीन्स होते हैं वो स्विच ऑफ कंडीशन में होते हैं, मिथाइलेटेड होते हैं, और वो फर्दर प्रोटीन नहीं बनाते हैं जिससे जिन प्रोटीन्स की हमको ज़रूरत है। दैट मीन्स कि वो स्विच ऑफ कंडीशन में रहते हैं वो जीन्स जो हेट्रोक्रोमेटिन पोर्शन में होते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। कुछ प्लेसेस पे जो क्रोमेटिन होता है वो डेंसली पैक्ड होता है, वो डार्कली स्टेन्ड होता है अगर डाई से स्टेन करते हैं, और दैट पोर्शन इज हेट्रोक्रोमेटिन, जिसमें जो जीन्स होते हैं जनरली वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। वहीं क्रोमेटिन में कुछ जगहों पे कुछ जगह जो होती हैं बहुत ही लूजली पैक होती हैं, जो अनवाइंड भी हो सकती हैं और बहुत ही लाइटली स्टेन्ड होती हैं अगर डाई से स्टेन करें, तो दैट इज़ नोन एज यूक्रोमेटिन। और यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली का मतलब है जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो सके, मतलब जिसमें जिससे mRNA बन सके, जिससे प्रोटीन आगे बन सके, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, उसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो यूक्रोमेटिन इज द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पोर्शन ऑफ द जीनोम एंड द हेट्रोक्रोमेटिन इज द ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पोर्शन ऑफ द जीनोम। इसी को हम और देख लेते हैं न्यूक्लियर क्रोमेटिन को। देखो न्यूक्लियर क्रोमेटिन को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डिस्कवर किया था वाल्थर फ्लेमिंग ने। जो वाल्थर फ्लेमिंग थे उन्होंने 1879 में इसको न्यूक्लियर क्रोमेटिन को डिस्कवर किया था। उन्होंने नोटिस किया था डेंस न्यूक्लिक सब्सटेंस जो कि कुछ डाई के कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूक्लियस में होता है, और उस पर्टिकुलर पोर्शन को, उस पर्टिकुलर जो बॉडी थी, उस पर्टिकुलर जो फाइबर्स थे, उनको उन्होंने क्रोमेटिन नाम दिया था। न्यूक्लियर क्रोमेटिन को हम न्यूक्लियर रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। रेटिकुलम को मतलब आपको पता है कि जाल होता है। इट इज़ अ डार्कली स्टेन्ड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स। इसमें जब भी आप क्रोमेटिन को देखोगे आपको बहुत बड़े बड़े लंबे धागे एक दूसरे पर उलझे हुए दिखेंगे,
उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ये कहलाता है क्रोमेटिन फाइबर्स। फाउंड सस्पेंडेड इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। और आप इंटरफेस मतलब आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो सेल डिवीजन में आपने 4 फेज देखी थी, G1, S, G2 और M। एम तो माइटोटिक फेज होती है, उस टाइम पे क्रोमोसोम्स आपको क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द G1, S, G2 ये 3 फेज होती है जो इंटरफेस में आती हैं, इस टाइम पे आपको क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, वो क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में एक दूसरे से एंटेंगल्ड मिलेंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर देखें क्रोमेटिन का, तो इंटरफेस में जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है वो क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में होता है, और इसमें जो कोर डीएनए होता है वो मेन बनाता है बीइंग कवर्ड बाय प्रोटीनस कोट, और ये मेन प्रोटीन कोट से कवर रहता है, मतलब जिससे वो अनवाइंड ना हो सके। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, अगर हम स्टेन करते हैं उसको, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले बात की, अगर एस्टोकार्मीन या फिल्जन, दैट मीन्स कि बेसिक फिस्टिन से अगर हम स्टेन करते हैं, और अगर डीएनए के नेचर के बेसिस पे देखते हैं तो क्रोमेटिन 2 तरह के होते हैं भाई। डार्क स्टेनिंग के बेसिस का मतलब है कि डार्कली स्टेन्ड और लाइटली स्टेन्ड, और डीएनए के नेचर के बारे में का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव या इनएक्टिव। तो क्रोमेटिन 2 तरह के हैं, एक है हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा है यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन इज, देखो इट इज़ लिखा है कि इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ हाईली कंडेंस्ड रीजन, जो डार्कली स्टेन्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। दैट मीन्स कि इससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। इट जनरली लाइज नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास का पोर्शन होता है। इट इज़ मेनली फॉर्म ऑफ हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, जिसको हम सैटेलाइट भी बोलते हैं, मतलब जो इसमें जो डीएनए का पोर्शन होता है वो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं वो हेट्रोक्रोमेटिन में पाए जाते हैं। एंड इट इज़ लेस सेंसिटिव टू म्यूटेशन, जनरली चूंकि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है तो इसमें म्यूटेशन होने के चांसेस बिल्कुल नील होते हैं, तो ये बहुत ही लेस सेंसिटिव है म्यूटेशन के लिए, और रेजिस्टेंट होता है न्यूक्लियस डाइजेशन के लिए। मतलब इन केस न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, अगर वो आता है तो वो भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि न्यूक्लियस को भी डाइजेस्ट होने के लिए डीएनए का ओपन होना ज़रूरी है। बट चूंकि ये हाईली कंडेंस्ड पार्ट होता है, ये अनवाइंडेड पार्ट है, तो ये अनओपेंड होने की वजह से न्यूक्लियस भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो ये उसके लिए अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट है। नाउ अगर हम यू क्रोमेटिन की बात करें तो इट इज़ द ट्रू क्रोमेटिन, ये मेन क्रोमेटिन है इंटरफेस का, न्यूक्लियस का, जो फॉर्म्ड ऑफ थिन मतलब 30 to 80 एंगस्ट्रॉम के डायमीटर के फाइबर्स में होता है, लाइटली स्टेन्ड होता है हेट्रोक्रोमेटिन के कंपैरिजन में। इसमें लूज डीएनए होता है जो कि ओपन होता है, इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और अर्ली रिप्लिकेटिंग मतलब इसका रिप्लिकेशन भी अर्ली होता है, जल्दी होता है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब ऑलरेडी लूजली पैक्ड पोर्शन है इसलिए। नाउ द फंक्शंस ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं उनमें डीएनए होता है, ये हमें पता है, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए पे होगा जीन्स, और जीन्स जो होते हैं वो हम लोग को पेरेंट्स से मिलते हैं, दैट मीन्स ये जेनेटिक मटेरियल है। और दीज कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एंजाइमेटिक प्रोटीन। ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होता है और डीएनए पे जीन्स होते हैं, तो जीन्स ही जो स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक दैट मीन्स फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं उनकी सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। ये हमने बताया था कि जीन्स पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी के बेसिस पे प्रोटीन बनता है। चेंजेस इन डीएनए प्रोड्यूस वेरिएशन, अगर डीएनए में चेंजेस होता है, उसके सीक्वेंस में चेंजेस होता है तो उससे वेरिएशन होगा, जिसका एवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं, बट जो चेंजेस होते हैं वो वेरिएशन लीड करते हैं, और इसका भी एक एवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है। नाउ हम लोग थोड़ा सा भी इसके बारे में और डीएनए के बारे में देख लेते हैं कि कॉइलिंग और अनकॉइलिंग इसकी कैसी होती है। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखते हो तो मेटाफेज स्टेज में आपको ये बाइफर्केटेड क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम आपको दिखेगा इस तरह का। ये जो क्रोमोसोम है पूरा मेटाफेज क्रोमोसोम, इसका जो डायमीटर होता है इसका जो ये 1400 नैनोमीटर होता है। अगर इसकी एक आर्म की बात करें तो ये 700 नैनोमीटर है, और ये अगर अनवाइंड होगा तो इसकी सुपर क्वाइलिंग अगर अनवाइंड होती है, सुपर क्वाइल अगर अनवाइंड होता है तो 300 नैनोमीटर होता है। ये फर्दर जब अनवाइंड होगा, जैसे आपको दिख रहा है, देखो ये किस तरीके से ये इसके ऊपर भी, मतलब ये फर्दर जो स्ट्रेड आपको दिख रहा है ये भी फर्दर मतलब ये क्वाइल्ड है। ये जब अनक्वाइल्ड होता है सुपर क्वाइल, तब ये 30 नैनोमीटर में होता है। ये टाइट हेलिकल फाइबर है। ये जो टाइट हेलिकल फाइबर है
ये जब फर्दर अनवाइंड होगा तो ये आपको बीट्स ऑन अ स्ट्रिंज स्ट्रक्चर दिखेगा, जो भी हम लोग ने लिंकर डीएनए देखा था। ये जो ऊपर डायग्राम है ये बीट्स ऑन अ स्ट्रिंज डायग्राम है, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये बीट्स ऑन आ स्ट्रिंज डायग्राम है। तो दैट मीन्स ये जब इस न्यूक्लियोसोम के लेवल पे आ जाएगा तो इसका डायमीटर होगा 10 नैनोमीटर, तभी 10 नैनोमीटर का होगा। और फर्दर डीएनए को अगर और अनवाइंड करोगे, मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स को भी अलग कर दो और डीएनए को अनरैप कर लो पूरी तरीके से, और डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है इसका जो डायमीटर होगा वो 2 नैनोमीटर होगा। मतलब अल्टीमेटली जो दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो 2 नैनोमीटर डायमीटर के होते हैं। देन वो फर्दर जब कहते हैं ना कि कंडेंस होते हैं, जब सुपर कॉइल होते हैं तो वो आपके 10 नैनोमीटर में आ जाते हैं। और 10 नैनोमीटर फिर फर्दर जो कॉइल्ड होता है, मतलब कॉइल्ड होता है, तो वो 30 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर बनाता है। 30 जो नैनोमीटर है वो फर्दर सुपर कॉइल होकर के 300 नैनोमीटर का डायमीटर बनाता है। और सुपर कॉइल फर्दर जब क्रोमोसोम फॉर्म करता है तो वो कंप्लीट 1400 नैनोमीटर होता है, या सिंगल अगर क्रोमेटिड देखें तो 700 नैनोमीटर होता है। इससे थोड़ा सा आप लोग को आइडिया लग जाएगा ये फिगर देख करके कि डीएनए जो होता है एग्जैक्टली जो अगर हम डीएनए का मॉडल पढ़ते हैं तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। बट जब वो सुपर कंडेंस और कंडेंस होते हैं तो उनका डायमीटर बढ़ करके 1400 नैनोमीटर तक हो जाता है जब वो क्रोमोसोम में होते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई पूरी तरीके से। नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। जो कॉइलिंग होती है या डीएनए का कंडेंसेशन होता है इसका लास्ट स्टेप एक बार और देख लेते हैं जो अभी हमने देखा था। ये देखो क्रोमोसोम है, मेटाफेज क्रोमोसोम, ये इसका डायमीटर होता है 1400 नैनोमीटर। इसमें एक स्ट्रैंड की अगर एक क्रोमेटिड की बात करें तो 700 नैनोमीटर, वो फर्दर अनकॉइल्ड होगा तो 300 नैनोमीटर, जिसे टाइट हेलिकल मॉडल बोला था। देन उसके बाद जो होगा वो 30 नैनोमीटर में अनवाइंड होगा हिस्टोन पोल्स में। देन हिस्टोन पोल्स में बीट्स ऑन स्ट्रिंज सिंगल उसमें चले जाते हैं, दैट इज 10 नैनोमीटर, जब हिस्टोन प्रोटीन भी हटा देते हैं। और डीएनए जब अनरैप हो जाता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड देखते हैं तो वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से 2 नैनोमीटर का डायमीटर बनाते हैं। तो इसी को आप डीएनए डबल हेलिकल जो है वो 2 नैनोमीटर में, डीएनए डबल हेलिकल विद हिस्टोन प्रोटीन 10 नैनोमीटर में है। और 10 नैनोमीटर के जो हैं वो अलॉन्ग विद हिस्टोन जब वो वाइंड होते हैं तो 30 नैनोमीटर में आते हैं। 30 नैनोमीटर वाला जब और क्वाइल्ड होता है, कहते हैं सुपर क्वाइल्ड होता है, तो वो 300 नैनोमीटर का फाइबर बनाता है। और देन 300 नैनोमीटर का, देन 300 नैनोमीटर में जो फाइबर होते हैं वो 30 नैनोमीटर के जो अभी हुए थे। देन 300 नैनोमीटर का जब वो एक क्रोमेटिड बनाता है तो वो 700 नैनोमीटर में होता है। और क्रोमेटिड जब क्रोमोसोम में होता है तो उसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं जो कि टोटल 1400 नैनोमीटर के डायमीटर में होते हैं। ये एक क्रोमोसोम की बात है, ऐसे 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल सेल में। तो ये आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर क्रोमोसोम को अनपैक करते हैं तो फ्रॉम द अब ऊपर से लेकर के मतलब नीचे तक ये जो आपको लेवल दिख रहे हैं ये आपको ये लेवल होंगे, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बात थी डीएनए हेलिक्स की, उसकी पैकेजिंग की और उसकी अनवाइंडिंग की, और उसकी पैकेजिंग किस तरह से होती है। तो आई थिंक आप लोग को ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल। इन केस ना हुई हो तो आप एक बार वीडियो फिर से देखिए, और मतलब जो भी पोर्शन आप में डाउट लगे एक बार फिर से देखिए, अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन पूछिए। और इससे रिलेटेड पहले आप जो इसके जो पहले 2 वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए, जिससे आपको डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल। एंड हाँ, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, और ये अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और उनको बताइए, जिससे उनके भी जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए डीएनए को लेकर के, कि डीएनए एक सेल में किस तरीके से पैक्ड होता है और उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।